हाय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा महा मैराथन का वीडियो है। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे बुक को समाप्त करेंगे। पूरे वीक में जितने ही लघु उत्तरीय प्रश्न है सभी को उत्तर से समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हमारा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो देखिए, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पुष्प दल का क्या कार्य है। तो उत्तर देखिए, पुष्प दल जो होता है इसके मुख्य दो कार्य हैं। नंबर एक क्या है, कीटों को परागकण के लिए आकर्षित करना। दूसरा है कलिका अवस्था में जनन अंग की रक्षा करना। कीटों से क्या करता है, परागकण को आकर्षित करता है, परागण को, और जब कली अवस्था में होती है तो जनन अंग किसकी रक्षा करता है। ये होता है पुष्पदल का कार्य। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो उत्तर देखिए, परागकोश की सबसे भीतरी परत को टेप्टम कहते हैं। जो परागकोश होता है उसके सबसे जो भीतर की परत होती है उसे टेप्टम कहते हैं। यह परागकणों को पोषण प्रदान करता है। इसमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन स्रावित होते हैं। टेप्टम कहाँ रहता है, टेप्टम जो होता है परागकोश की सबसे भीतरी परत में स्थित होता है, यानी परागकोश की सबसे भीतरी परत को टेप्टम कहते हैं। यह परागकणों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इसका कार्य पूछ रहा है ना, तो यह परागकण को पोषण प्रदान करता है। उसमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, कह रहा है कीट परागित पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, कीट परागित पौधों के नाम निम्नलिखित हैं, साल्विया, बोगनविलिया और फिर डायंथस। ये होते हैं जो कीटों से परागित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जलीय परागण करने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, जो जल द्वारा परागण करते हैं, नंबर एक है हाइड्रिला, दूसरा है बेलिसनेरिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो देखिए, आभासी फल एक सेब है और एक अनाशपत्ती। तो दो आभासी फल हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अनिषेक जनन क्या है। तो देखिए, बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया के हुए बिना ही बीजांड के द्वारा भ्रूण तथा बीज का विकसित होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। इसमें कैसे कि जैसे जैसे धतूरा, आलू, इनमें होता है अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनिषेक फलन क्या है। अनिषेक फलन क्या है, तो देखिए, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे कि केला, पपीता, संतरा आदि ये होते हैं अनिषेक फलन। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही अंडाशय से ही फल का निर्माण हो जाता है। ये हो गया पहले चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए चैप्टर नंबर दूसरा, मानव जनन। तो मानव जनन के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए, वृषण के दो कार्य लिखिए। तो देखिए, वृषण का कार्य क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करना और शुक्राणु का निर्माण करना। ये होते हैं वृषण के कार्य। आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। तो देखिए, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। जो लीडिंग कोशिका होती हैं, लीडिंग कोशिका कहाँ पे, वृषण में होती हैं। तो वृषण की लीडिंग कोशिका जो होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का कार्य लिखिए। तो देखिए उत्तर, निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। जो महिला होती है, महिला में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन कला अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने नहीं देती। जब निषेचन की क्रिया होती है तो अन्य शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने नहीं देती। ये होता है निषेचन कला का कार्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है, अंडाशय के दो कार्य लिखिए। तो देखिए, अंडाशय का कार्य क्या है, नंबर एक है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करना, जो महिलाओं में अंडाशय होता है। दूसरा है अंडाणु का निर्माण करना, ये होता है अंडाशय का कार्य। अब देखिए तीसरा चैप्टर में के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए,
तीसरा हमारा चैप्टर क्या है, जनन स्वास्थ्य। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं। तो देखिए उत्तर, परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधियां देखिए क्या है, पुरुष नसबंदी एवं महिला नसबंदी। जिसे पुरुष की नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी, और जो महिला की नसबंदी होती है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि IVF, MTP और ART-IUD का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए IVF का पूरा नाम क्या होता है, देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये होता है IVF का पूरा नाम। उसके बाद है देखिए क्या, MTP का पूरा नाम। तो देखिए M का होता है मेडिकल, P का होता है टर्मिनेशन ऑफ, P से होता है प्रेगनेंसी, ये होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए ART का पूरा नाम, तो देखिए होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसके बाद है IUD का पूरा नाम, तो देखिए क्या है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ये होता है इन सभी का पूरा नाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए क्या है, स्वपात्र निषेचन क्या है। तो देखिए उत्तर, महिला के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर जितने ताप पर प्रयोगशाला में प्रखनली के अंदर निषेचित कराना स्वपात्री निषेचन कहलाता है। देखिए महिला के अंडाणु व पुरुष के अंडाणु को शरीर के बाहर यानी शरीर से बाहर जितना शरीर का ताप होता है, जितना शरीर के ताप में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, उतने ही ताप पर प्रयोगशाला में परख नली में शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन कराना ही स्वपात्री निषेचन कहलाता है। अब देखिए अगला चैप्टर क्या है, वंशागत एवं विविधता। तो देखिए इस चैप्टर के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षण वाले लक्षणों का चयन किया, किन्हीं दो लक्षण के नाम लिखिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं दो लक्षण के नाम लिखिए। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया। तो हमें 2 पूछना, हम 4 लिख दे रहे हैं। देखिए क्या है, नंबर 1 बीज का रंग, दूसरा बीज का आकार और पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति। अब देखिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तर देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु मादा सम युग्मजी यानी मादा में XX गुणसूत्र होता है तथा नर यानी पुरुष में विषम युग्मजी यानी XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। मादा क्या होता है, सम युग्मजी यानी दोनों एक ही समान होते हैं XX, और पुरुष जो होता है विषम युग्मजी होता है यानी उसमें XY गुणसूत्र होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो देखिए डाउन सिंड्रोम में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या 1 बढ़ जाती है। नॉर्मल जो होते हैं मनुष्य उसमें कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 23 जोड़ी का अर्थ हो गया 46 गुणसूत्र। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उसमें क्या होता है, जो 21वां गुणसूत्र है उसकी त्रिगुणता के कारण, यानी जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें त्रिगुणता यानी 3 बन जाता है, वो 2 के स्थान पर 3 बन जाता है, तो इसलिए वहां पे 47 गुणसूत्र हो जाता है डाउन सिंड्रोम जिसको होता है। और देखिए जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक शुक्राणु घट जाता है, तो क्या होता है इसमें टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र ही रह जाते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 जोड़ी यानी 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी यानी अगर हम 23 जोड़ी को, जोड़ी का मतलब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 46, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। अब देखिए अगला चैप्टर है वंशागत का आणविक आधार। तो देखिए इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लघु उत्तरीय। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि DNA और RNA की शर्करा में क्या अंतर है। तो देखिए DNA में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है तथा RNA में राइबोस शर्करा होती है, यही अंतर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए कह रहा है कि जीवाणु से रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और क्या निष्कर्ष निकाला। तो देखिए ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनी में रूपांतरण किया था।
तथा यह पता लगाया कि आनुवांशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है। किस वैज्ञानिक ने? कह रहा है कि जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी जीवाणु को रूपांतरित कर दिए। तो इसका जो प्रयोग किया सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने निमोनिया रोग के जीवाणु में किया था। अब और क्या पता लगाया? पता लगाया कि आनुवांशिक पदार्थ के कारण क्या होता है? रूपांतरण होता है, बदलता रहता है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है? आनुवंशिक कूट की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए यह कोमा रहित होता है और यह असंदिग्ध होता है, आनुवंशिक कूट जो होता है। अब देखिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 विकास। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है? देखिए कह रहा है कि अवशेषी अंग क्या है? मानव में पाए जाने वाले किसी दो अवशेषी अंग का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए वह अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि देखिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य में भी पूंछ होता था, जब वो चार अपने दोनों पैरों दोनों हाथों से चलता था, तो उसने पूंछ का उपयोग नहीं किया तो धीरे धीरे पूंछ समाप्त हो गया। तो यही कह रहा है कि वह अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो जाते हैं और भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। जिसमें कह रहा है कि निमेकस पटल, पुच्छ कोशिकाएं या कशेरुकियाएं और शरीर के बाल। अब आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है? मानव का उद्भव किस युग में हुआ? क्रोमैगन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। जो क्रोमैगन मानव था उसका जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो देखिए मानव का उद्भव जो हुआ था प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। किसमें? प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। क्रोमैगन मानव का जंतु नाम जो है वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस और क्या फॉसिलिस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या है? कह रहा है कि रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। तो देखिए रोमर ने मानव प्रजातियों के 4 समूहों में बांटा है। नंबर 1 है कॉकेसाइड्स, दूसरा है मनगोलाइड्स और फिर तीसरा है निग्रोइड्स और फिर चौथा है ऑस्ट्रेलाइड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्या कह रहा है कि स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया? तो देखिए कह रहा है स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों का संयोजन करके यानी इकट्ठा करके अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया? तो उत्तर देखिए कौन कौन से पदार्थ थे? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प। इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया, यानी कि अगर हाइड्रोजन का जैसे हाइड्रोजन 1 किलो लेते हैं तो हाइड्रोजन 2 किलो लेते हैं तो अमोनिया 1 किलो लेते हैं और फिर मीथेन 2 किलो लेते हैं। इससे हो गया, यानी जो अमोनिया और मीथेन है हाइड्रोजन का 2 गुना होना चाहिए। अब आगे देखिए चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो देखिए इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए परजीवी द्वारा उत्पन्न 2 रोग क्या है? हम यहाँ पे 3 रोग बता दे रहे हैं। पहला है हाथी पांव, जिसे कहते हैं मादा। ये किससे उत्पन्न होता है? मादा क्यूलेकस मच्छर द्वारा, जिसे कहते हैं फाइलेरिया, हाथी पांव। दूसरा है मलेरिया, ये किस जीवाणु परजीवी के कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उसका है डेंगू, मादा एडिज इजिप्टी के कारण होता है। ये सभी परजीवी हैं मच्छर लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या है? मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोग लिखिए। तो देखिए डेंगू, खसरा, चेचक और पोलियो ये विषाणु से होने वाले वायरस से होने वाले रोग हैं। कोरोना भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इंटरफेरॉन क्या है? इनका क्या कार्य है? तो देखिए इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। जो इंटरफेरॉन होता है विषाणु प्रोटीन अणु होता है। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो ये विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं, जो इंटरफेरॉन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। तो देखिए WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। ये होता है स्वास्थ्य की परिभाषा की
WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जो स्वस्थ होता है जिसमें व्यक्ति क्या शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या है कि मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोग के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए हैजा, टिटनेस, निमोनिया, काली खांसी, ये जीवाणु जनित रोग हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 आ गया, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है। तो देखिए दूध से दही जो बनाता होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है, दूध से दही को बनाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो देखिए सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर यानी एसीटी जीवाणु का क्या होता है, कार्य होता है, उपयोग होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो उत्तर देखिए पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो देखिए क्या है, नॉस्टाक, एनावीना और राइजोबियम, ये होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव। यहाँ पे 2 पूछा था, हमने 3 बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि बायोगैस क्या है। तो उत्तर देखिए बायोगैस विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है। इसका प्रमुख घटक है मेथेन। बायोगैस यानी बायोगैस क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट यानी जो गोबर होता है उससे बनाया जाता है। अब देखिए अगला चैप्टर आ गया 9 नंबर चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो देखिए इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 36, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो उत्तर देखिए डीएनए अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग होता है। क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, तोड़ता है यानी मुख्य स्थान पर काटता है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डीएनए खंड को जो जोड़ता है एंजाइम होता है लाइगेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है और लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ये कह रहा है कि प्लाज्मिड क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर देखिए जो प्लाज्मिड है ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ये जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं जो प्लाज्मिड होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो उत्तर देखिए पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम सन 1972 ईस्वी में स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने किया था। अब देखिए अगला चैप्टर हमारा आ गया जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बायोपायरेसी क्या है। तो उत्तर देखिए जब किसी देश की कंपनियां या अन्य संगठन किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना प्रतिकर भुगतान के यानी बिना कर दिए या फिर बिना उसकी सहमति के या बिना किसी अनुमति से उपयोग में लेते हैं तो उसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। उसके जैविक संसाधन जैसे कि पेड़ पौधे और फिर शुक्राणु, इन सभी को। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो देखिए सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस, इसमें क्या है बी कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। ये आनुवांशिक तरीके से बनाया गया है गोल्डन राइस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, बीटी फसल क्या है। तो देखिए बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि बेसिलस क्या थुरिंजेसिस, ये होता है एक बीटी फसल। अब देखिए चैप्टर नंबर 11 आ गया, तो इस चैप्टर के जीव और पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि बायोस्फीयर क्या है। तो देखिए
बायोस्फीयर ज्योमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां सजीव निवास करते हैं। यह स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में विद्यमान होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, चर घातांकीय वृद्धि के समीकरण को लिखिए। तो देखिए चर घातांकीय वृद्धि समीकरण जो है dn/dt बराबर rn। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, इकोटोन क्या है। तो देखिए उत्तर, दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं। जैसे कि दलदल, ज्वारन दलमुख, क्या ज्वारंदमुख आदि। अब देखिए चैप्टर नंबर 12 आ गया पारितंत्र। देखिए पारितंत्र में क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, देखिए कह रहा है कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटक के बीच संबंध बताता है उसे पारितंत्र कहते हैं। वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटक के बीच में संबंध बताता है उसे ही पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने सन 1935 ईस्वी में किया था, पारितंत्र का उपयोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, कह रहा है कि खाद्य जाल क्या है। तो उत्तर देखिए, प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है जिसे ही खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है, अपमार्जक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर देखिए, वे जीव जो जंतुओं के मृत देह को खाते हैं, यानी वे जीव जो किसी जंतु को, मरे हुए जंतु को खाते हैं उन्हें अपमार्जक कहते हैं। जैसे कि गिद्ध और लकड़बग्घा, ये सड़े हुए जंतुओं का मांस का, जो जंतु मरकर सड़ जाते हैं उनके मांस खाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, देखिए कह रहा है कि खड़ी फसल क्या है। खड़ी फसल क्या है। तो उत्तर देखिए, खेत का वह उपज या पैदावार जो तैयार हो गई हो लेकिन अभी कटी ना हो उसे खड़ी फसल कहते हैं। अब देखिए आ गया चैप्टर नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर देखिए, पारितंत्र के कारण जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, कह रहा है कि जैव विविधता की क्षति के दो कारण लिखिए। तो देखिए एक है अतिदोहन और एक है आवासीय क्षति। ये होता है जैव विविधता के क्षति के कारण। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है कि संकटग्रस्त जातियां क्या हैं। तो उत्तर देखिए, वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे कि टोडो पक्षी, कस्तूरी हिरण आदि, कस्तूरी मृग जिसे कहते हैं, ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट क्या है। तो देखिए तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र होता है जहाँ की प्रजातियां संकट में होती हैं, उसे तप्त स्थल कहते हैं। जैसे कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ के जो जीव जंतु हैं या प्रजातियां संकट में यानी विलुप्त हो रही हैं वो होती हैं तप्त यानी हॉट स्पॉट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए वह क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ पर शिकार खेलना, पशु चराना, खेती करना आदि निषेध होता है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, रेड डाटा बुक क्या है। तो देखिए यह एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न प्रकार के संकटग्रस्त जीवों को श्रेणीबद्ध किया गया है। यह है रेड डाटा बुक जिसमें संकटग्रस्त जातियों के नाम लिखे गए हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप चैनल को, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।